हाय एवरीवन, वेलकम टू अक्यूमेन। इस वीडियो में हम लोग होल्डिंग कंपनी के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए बीकॉम ऑनर्स में आए हुए लेटेस्ट ईयर्स के सम्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट एडजस्टमेंट के साथ कैसे इजी तरीके से डील किया जाता है। बट ये वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस वीडियोस को देख लें सो दैट आपको ये चैप्टर और बेटर समझ में आ जाए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है मैंने। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपके पास लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। हाय एवरीवन, वेलकम टू अक्यूमेन। आज हम लोग बीकॉम ऑनर्स में आए हुए 2015 का सम्स को सॉल्व करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से बोनस शेयर का वर्किंग को हम लोग सॉल्व करते हैं। बट ये वीडियो देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जहां पे मैंने डिस्कस करा हूं कि किस तरह से फिक्स एसेट दैट इज प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू को रीवैल्यू किया जाता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज निकाला जाता है, डिप्रिसिएशन अंडर वैल्यूड निकाला जाता है। सारा चीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पिछले सारे वीडियोस से। वो वीडियोस देखने के बाद ही वीडियो देखिएगा तो आपको चैप्टर और इजीली समझ में आ पाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बैलेंस शीट ऑफ हनी लिमिटेड, दैट मीन्स कि हनी लिमिटेड हो गया हमारा होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी जो हो गया वो सार लिमिटेड हो गया। ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2014, ये ईयर का एंड है 31 मार्च 14। तो ईयर का स्टार्टिंग क्या होगा? 1 अप्रैल 2013। वेरी गुड। सो यहाँ पे दो कंपनी है, हनी एंड सार्स का बैलेंस शीट दे रखा है और बोल क्या रहा है कि यहाँ पे इक्विटी शेयर्स दोनों के पास है, जनरल रिजर्व एंड पीएल का बैलेंस दोनों के पास है। ये आपका ईयर के एंड का वैल्यू है। फिर यहाँ पे नॉन करेंट लाइबिलिटी किसी का नहीं है। करेंट लाइबिलिटी में बिल्स पेएबल है, सैलरी क्रेडिटर है, प्रोविजन फॉर टैक्स है दोनों का। ये सब एज इट इज आ जाएगा। न्यू बैलेंस शीट जब बनाएंगे ना, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, उसमें आ जाएगा। पर ये जो प्रोपोज डिविडेंड दिख रहा है होल्डिंग कंपनी के बैलेंस में, इसके लिए कुछ एडजस्टमेंट है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए कि जब भी बैलेंस शीट में आपको प्रोपोज डिविडेंड दिया रहेगा तो आप किस तरीके से उसको ट्रीट करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। अगर बैलेंस शीट में, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में अगर आपको प्रोपोज डिविडेंड होल्डिंग कंपनी के कॉलम में दिया रहे तो आप किस तरह से ट्रीट करिएगा। उसके लिए कोई भी एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं है सम्स करने के वक्त। जस्ट जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाइएगा ना, तो उसको आप करंट लाइबिलिटी के अंदर जो हेडिंग आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसी के अंदर डाल दीजिएगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट में आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखिएगा, नोट नंबर देकर उसको आप अलग से सेपरेटली नोट बनाइएगा, वहां पे लिख दीजिएगा कि वो प्रोपोज डिविडेंड है होल्डिंग कंपनी का। बस इतना ही काम करना है। पर जब आप वही प्रोपोज डिविडेंड का अमाउंट सब्सिडियरी कंपनी की कॉलम में आपको दिखेगा, तब आपको क्या करना होगा कि वो अमाउंट जो प्रोपोज डिविडेंड का दिया है सब्सिडियरी कंपनी के कॉलम में, उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जब चार्ट बनाते हैं ना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला चार्ट कब बनाते हैं? चार्ट नंबर 4 है ना, उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उसमें हम लोग सबसे पहले कैपिटल प्रॉफिट तो करते ही हैं, जिसके अंदर प्री पीएल, प्री रिजर्व आता है और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन फिक्स एसेट आता है। फिर पोस्ट पीएल आता है, पोस्ट जनरल रिजर्व आता है, फिर शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी आता है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये चीज भी डालना होगा, प्रोपोज डिविडेंड ऑफ सब्सिडरी कंपनी, जो भी नाम रहेगा वो कंपनी का। फिर आप उसको माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। माइनॉरिटी वाला तो हेल्प करेगा आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के वक्त, पर जो मेजॉरिटी वाले में जो आपका अमाउंट रहेगा उसको आप क्या करिएगा, तो शेयर ऑफ मेजॉरिटी को आप ऐड कर दीजिएगा पीएल में। कौन वाले पीएल में? जब आप वर्किंग नोट नंबर 6 बनाते हैं ना कि कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व एंड पीएल फॉर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जैसे कि ये वाला वर्किंग नोट है हमारा। ओके, तो यहां पे आपको जो है ऐड करना होएगा। ठीक है, कौन सा अमाउंट? सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी वाला, क्योंकि माइनॉरिटी वाला तो आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड अप कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा जब भी इस तरीके का एडजस्टमेंट आपको दिखे प्रोपोज डिविडेंड वाला बैलेंस शीट में। एडजस्टमेंट में जब बैलेंस प्रोपोज डिविडेंड दिया रहेगा उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने जान लिया कि प्रोपोज डिविडेंड के साथ किस तरह से ट्रीट किया जाता है, हम लोग वो सम्स को अप्लाई करेंगे। हम लोग देखेंगे सम सॉल्व करने के वक्त। यहाँ पे फिक्स असेट्स दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर,
दोनों कंपनी जो है हमारा हनी एंड सार, उसके बारे में दे रखा है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखिए अमाउंट दिया है हनी के इसमें, दैट मीन्स के हनी ने सार लिमिटेड की कंपनी में इन्वेस्ट करा है शेयर्स में। कितना शेयर्स खरीदा है वो यहाँ नहीं दिया है, वो एडजस्टमेंट में दे रखा है, ठीक है, हम लोग देखेंगे। करंट एसेट में स्टॉक, डेटर, कैश, बिल रिसीवेबल एंड सन्ड्री एडवांस जो है ये दो कंपनी का दे रखा है, वो हम लोग जब सम्स करेंगे देख लेंगे, ये सबका ज्यादा काम नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट जो होता है वो एडजस्टमेंट को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, हम लोग वो चीज सीखेंगे। तो देखिए, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर ऑल्सो प्रोवाइडेड, और ये 2015 में आया हुआ सम्स है। हनी लिमिटेड परचेज करा है, हनी लिमिटेड ने जो इन्वेस्ट किया था 3000 लाख रुपीस का, जो भी अमाउंट दिया है वो लैक्स में है, वो ऊपर में दे रखा है, आप देख सकते हैं सारा अमाउंट इन लैक्स है। ओके, सो वो लैक्स जो है वो कॉमन फिगर है। तो देखिए हनी लिमिटेड जो है 180 लाख शेयर्स सार लिमिटेड का खरीदा था, मतलब कि अक्वायर करा था। कब? ईयर के स्टार्टिंग में। तो ये यहाँ पे ईयर के बीच में नहीं हो रहा है, ईयर के स्टार्टिंग में हो रहा है, तो थोड़ा सम्स इजी हो जाएगा हम लोग का। ईयर के मिडिल में होने से हम लोग का काम थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे कि आप लोगों ने पिछले सम्स में देखा ही है। तो ईयर के स्टार्टिंग में उसने सार लिमिटेड का 180 लाख शेयर खरीदा है, जिस वक्त बैलेंस जो था जनरल रिजर्व में वो 3000 लाख रुपीस का था, और प्रॉफिट एंड लॉस के जो बैलेंस था ईयर के स्टार्टिंग में वो 1200 लाख रुपीस का था सार लिमिटेड के बुक में। ओके दूसरा एडजस्टमेंट ये प्री रिजर्व एंड प्री पीएल का काम करेगा, ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट। दूसरा ये बोला है कि ईयर के मिडिल में 4 जून में सार लिमिटेड जो है डिविडेंड डिक्लेयर कर देता है 20% का। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13, दैट मीन्स कि फॉर द ईयर 12 एंड 13, जो ईयर 1 अप्रैल 12 में स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 13 में खत्म हुआ है, वो ईयर का डिविडेंड वो 13-14 वाले ईयर में दे रहा है 20% का। तो ये 20% किसके ऊपर निकलेगा? सार लिमिटेड के इक्विटी शेयर कैपिटल के अमाउंट के ऊपर, ठीक है। हनी लिमिटेड ने इसको क्रेडिट कर दिया, वो तो नॉर्मल सी बात है। सो स्टूडेंट्स, जब भी एडजस्टमेंट में डिविडेंड दिया रहे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, जैसे कि लास्ट ईयर डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड पे किया है लास्ट ईयर का, जो कि होल्डिंग कंपनी ने क्रेडिट कर दिया है पीएल में, तो हम लोगों को ये 3 स्टेप फॉलो करना होगा कि पहले जो डिविडेंड का टोटल अमाउंट है ऑन द शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडरी कंपनी अपना टोटल शेयर कैपिटल के ऊपर निकालेगा। ये शेयर कैपिटल जो है क्वेश्चन के बैलेंस शीट में दिया रहता है, ठीक है, होल्डिंग कंपनी का भी दिया रहता है, सब्सिडरी का भी दिया रहता है। तो सब्सिडरी का शेयर कैपिटल के ऊपर हम लोगों को निकालना होगा, जितना भी परसेंटेज रहे, 20%, 10%, जो भी रहे, एंड डिडक्टेड फ्रॉम प्री एक्विजिशन पीएल। तो जो अमाउंट आएगा ना, इंटायर अमाउंट, पूरा अमाउंट को जो हम लोग स्टेप नंबर 2 करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 करते हैं पीएल का, उसका प्री पीएल जो अमाउंट रहता है उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा शेयर ऑफ मेजॉरिटी, जो डिविडेंड का टोटल अमाउंट आया उसका शेयर ऑफ मेजॉरिटी का निकालना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मेजॉरिटी 80% है, तो टोटल डिविडेंड का 80% निकालेंगे और उसको डिडक्ट कर देंगे हम लोग वर्किंग नोट नंबर 5 से, यस, कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल वाले चार्ट से, ठीक है, जो हम लोग करते हैं ना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कैपिटल प्रॉफिट माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड, वही डिविडेंड जो है तुम्हारा मेजॉरिटी वाला अमाउंट आएगा डिविडेंड का, ठीक है। और फिर वही मेजॉरिटी वाला अमाउंट जो यहाँ पे आया है उसको हम लोग डिडक्ट करेंगे पीएल वाले चार्ट से, जो लास्ट में बनाते हैं हम लोग वर्किंग नोट नंबर 6 जनरल रिजर्व एंड पीएल वाला चार्ट। उसी पीएल से जो हम लोग बनाते हैं पीएल जनरल रिजर्व एंड पीएल फॉर सीबीएस, वो पीएल से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा वही मेजॉरिटी वाला डिविडेंड का अमाउंट, ठीक है। तो ये वाला चार्ट को, ये वाला स्टेप को लिख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद ये सम्स को देखना। थर्ड एडजस्टमेंट में है कि 1 जनवरी 14 में सार लिमिटेड इशू करा था, देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से कि ये जो हो रहा है वो ईयर के एंड में नहीं हो रहा है, ईयर के मिडिल में हो रहा है, क्योंकि ये ईयर जो है एंड हो रहा है 31 मार्च 14 में, तो ये शुरू कब हुआ था? 1 अप्रैल 13 में। तो ठीक 9 मंथ्स के बाद 1 जनवरी में, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च तभी ना ईयर एंड होगा 31 मार्च 14 में, पर ये 3 मंथ से पहले, ईयर एंड होने का 3 मंथ पहले ही सार लिमिटेड जो है 3 फुल्ली पेड अप शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड जो है उसने बोनस शेयर इशू कर दिया। और कहां से पैसा कट किया? एडजस्ट कहां से किया? बैलेंस टू इट जनरल रिजर्व से पैसा कट किया उसने, ओके, ऑन 31 मार्च 13 को। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे, इसका वर्किंग को और जानेंगे, ठीक है।
तो और फिर बोलता है कि 31 मार्च 14 में बिल्स पेएबल इन सार लिमिटेड बैलेंस शीट वाज वेयर एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ हनी लिमिटेड, बट ऑन दैट डेट हनी लिमिटेड हेल्ड ओनली 45 लाख रुपीज ऑफ दिस एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ द रेस्ट हैविंग बीन एंडोर्स इन द फेवर ऑफ द क्रेडिटर। दैट मीन्स के सार लिमिटेड बोल रहा है कि उसके पास बिल्स पेबल में जितना भी अमाउंट है ना, कितना अमाउंट है बिल्स पेबल में देख लीजिए, यहाँ पे जो 160 लाख रुपीस दिख रहा है सार लिमिटेड का, वो बोलता है कि सारा अमाउंट जो है ना वो मुझे पे करना है हनी को, बट हनी बोलता है कि नहीं, सिर्फ 45 लाख ही एक्सेप्टेड है उसके लिए। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडेप्टनेस होगा, जब हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे ना, इसका काम क्या आएगा वर्किंग नोट नंबर एडिशनल इंफॉर्मेशन डी का, कि वो म्यूचुअल इंडेप्टनेस करके सन्ड्री डेटर एंड बिल्स पेएबल एंड बिल्स रिसीवेबल से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो उसका बस इतना ही काम है, इतना बड़ा वर्किंग का। और लास्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोलता है सार लिमिटेड स्टॉक्स इंक्लूड गुड्स विच इट हैज परचेज फॉर 100 लाख फ्रॉम हनी। दैट मीन्स के सार लिमिटेड के स्टॉक में, इन्वेंट्री में 100 लाख का सामान जो है वो स्टॉक जो है वो परचेज करा था हनी से। हाँ, हनी ने कॉस्ट के ऊपर 25% का प्रॉफिट क्या रहा था, तो ये हमारा क्या निकालने का काम आएगा, यस, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक। वेरी गुड। और ये 25% ऑन कॉस्ट है तो 25/125 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑन सेल रहता तो 25/100 होता। ठीक है ना, तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम ऑनर्स में आए हुए 2015 का सम्स का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं। तो फर्स्ट वर्किंग नोट होता है डिग्री ऑफ कंट्रोल, मतलब कि हनी लिमिटेड ने कितना शेयर खरीदा था, 180 लाख, राइट। तो 8 लाख जो है वो कॉमन है, तो उसको हम लोग अभी इग्नोर करते हैं, जस्ट जो प्रॉपर नंबर है उसी को यूज लेकर के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे नंबर्स में लैक्स कॉमन है। तो 180 लाख शेयर, मतलब कि 180 लिखे हैं सिर्फ, हनी ने अक्वायर करा था सार लिमिटेड का। और सार लिमिटेड के पास टोटल शेयर्स था कितना, आप अगर बैलेंस शीट में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो 4800 लाख का। दैट मीन्स कि अगर हर एक शेयर का दाम 10 रुपये है, उसको डिवाइड करते हैं तो 480 आ जाता है। ठीक है, मगर याद रखिएगा ये जो 480 आया ना, वो ईयर के एंड में आया। दैट मीन्स कि बोनस शेयर इशू होने के बाद आया। हम लोगों को बोनस शेयर इशू होने से पहले का शेयर्स को पता लगाना पड़ेगा। इसी के लिए मैंने यहाँ पे वर्किंग करा हूं, सो दैट ये सार लिमिटेड का टोटल शेयर 300 कैसे आया वो मैं आपको बता सकूं। तो ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था, अगर आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर देखेंगे या अपने बुक से देख रहे हैं, तो वहां लिखा है कि 3 बोनस शेयर वो इशू करा था। ठीक है, फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, मतलब कि 5 के बदले उसने 3 दिया था। कब, 1 जनवरी 2014 में। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो था ईयर के एंड में बोनस शेयर इशू होने के बाद, आफ्टर इशूइंग ऑफ बोनस शेयर, वो था 480 लाख शेयर। ठीक है, तो बिफोर जो बोनस शेयर होगा वो ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि बोनस शेयर होने के बाद ना वो ज्यादा हुआ है। तो देखिए, अगर बिफोर बोनस इशू अगर वो 5 हो रहा है, 5 था, सॉरी, मतलब कि बोनस इशू होने से पहले अगर वो 5 था तो 3 एक्स्ट्रा बोनस मिला, बोनस इशू शेयर हुआ जो हुआ है, तो 5 में अगर 3 एक्स्ट्रा उसको बोनस मिलेगा तो वो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अगर आप होल्ड करके हैं 5 शेयर, ठीक है, 5 शेयर, तो बोनस अगर 3 मिला आपको 1 जनवरी में 2014 में, तो 3 एक्स्ट्रा बोनस लेकर के आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। तो वही चीज से ध्यान से देखिए कि बोनस इश्यू होने के बाद जो शेयर है वो 480 लाख शेयर है सार लिमिटेड का। तो बिफोर बोनस इशू कितना होएगा, यहां देख लीजिए कि ये 480 लाख जो डिनोट कर रहा है वो 8 को डिनोट कर रहा है ना। दैट मीन्स कि आफ्टर बोनस इशू, तो वो ओरिजिनल जो होगा 1, वो किसको डिनोट करेगा, 480 डिवाइड बाई 8, यूनिटरी मेथड। और जो ओरिजिनल था वो तो 5 था, तो 5 का अगर देखें तो ये अगर यूनिटरी मेथड के थ्रू ये सम सॉल्व करें तो दैट मीन्स के बिफोर बोनस इशू होने से पहले सार लिमिटेड के पास 300 लाख इक्विटी शेयर था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ईयर के एंड में उसके पास 480 लाख शेयर था, तो बोनस इश्यू होने से पहले उसके पास 300 लाख इक्विटी शेयर्स था। तो इसी के लिए 300 यहां पे हम लोगों ने यूज किया है, ना ही के 480 यूज करा हूं। ठीक है, तो 300 यूज करा हूं, डिवाइड करके मैंने क्या आया है 60%, तो ये हमारा मेजॉरिटी हो गया और जो 40% बच गया वो हमारा माइनॉरिटी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पहला वर्किंग नोट का सारा वर्किंग है।
तो ये भी देख लीजिए, तो जब अगर बोनस इशू से पहले 300 था और बोनस इशू होने के बाद अगर 480 हो गया तो उसने बोनस शेयर कितना इशू करा था? टोटल नंबर ऑफ बोनस शेयर इशूड विल बी 180 लाख शेयर हो जाएगा ना। तो और कितना वैल्यू का बोनस शेयर इशू करेगा वो? हर एक शेयर का 10 रुपया दाम है, तो 180 लाख शेयर को अगर 10 रुपीज से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1800 लाख का शेयर वो इशू किया है ना फ्री में। जनरल एंट्री क्या होएगा? क्योंकि उसने कहा है कि बोनस इशू जो हो रहा है वो जनरल रिजर्व के थ्रू हो रहा है, इसी के लिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल की इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गया 1800 लाख शेयर से रुपीज से, ठीक है, और जनरल रिजर्व से पैसा कम हो गया, तभी ना फ्री में वो इशू कर रहा है बोनस शेयर। तो इसका काम हम लोग देखेंगे किस तरह से होगा। दूसरे वर्किंग देखिए, दूसरा वर्किंग हम लोग बनाते हैं पीएल का। तो ये प्री पीएल जो है हम लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा था नंबर ए में। देखिए पीएल का वैल्यू दिया था 1200 लाख रुपीज, ठीक है, और बैलेंस शीट में अगर देख लीजिएगा आप सार लिमिटेड का ईयर के एंड में वो 1620 मतलब कि 1620 लाख रुपीज का पीएल में बैलेंस था। तो ये दोनों को पहले हम लोग लिख दिए। उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा कि टोटल डिविडेंड जो डिक्लेयर कर रहा था, जो कि वर्किंग, अगर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर बी में देखिएगा तो वो 20% का डिविडेंड इशू डिक्लेयर करा था उसने, ओके, 4 जुलाई 2013 को। तो 20% किसके ऊपर निकलेगा? जितना इक्विटी शेयर्स था, तो 4800 लाख से मत निकाल देना आप, क्योंकि वो बोनस इशू के बाद था। आपको बोनस इशू से पहले के इक्विटी शेयर्स में निकालना है, जो कि 300 हम लोग देख चुके हैं, ओके। तो 300 लाख इक्विटी शेयर था, हर एक शेयर का दाम 10 रुपया था, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 लाख का इक्विटी शेयर के ऊपर 20% आता है, 600 लाख टोटल डिविडेंड उसने डिक्लेयर करा था। उसमें से होल्डिंग कंपनी जो है हनी लिमिटेड, उसका क्या शेयर आएगा? 60% है ना उसका मेजॉरिटी, 60% निकाल देंगे 600 लाख के ऊपर, तो 360 आ जाएगा। तो सबसे पहले पीएल से तो हम लोग टोटल डिविडेंड लेस करते हैं, वो हम लोग जानते ही हैं, हम लोग देखे हैं प्रीवियस सम्स में किस तरह से डील किया जाता है। मैंने आपको पूरा वो प्रोविजन को समझाया हूं आपको, तो आप आई होप कि आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डिविडेंड को किस तरह से ट्रीट करा जाता है। और जो ये हनी लिमिटेड का मतलब मेजॉरिटी वाला अमाउंट आया है उसको कहां पुट करना होता है वो भी हम लोग जानते हैं, कैपिटल रिजर्व निकालने वक्त और पीएल एंड जनरल रिजर्व के वर्किंग नोट नंबर 5 और 6 में, ठीक है। तो आइए वर्किंग नोट नंबर 3 देखते हैं। जनरल रिजर्व का बैलेंस जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन के नंबर 1A में दे रखा था 3000 लाख रुपीस का, और बैलेंस शीट में एस्सार लिमिटेड का दे रखा था 1380। तो उसमें से क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखे हैं कि जो बोनस शेयर इश्यू हुआ है वो यहाँ ये सब में पीएल से नहीं हुआ है, जनरल रिजर्व से हुआ है। तो 1800 लाख का देखे थे ना हम लोग बोनस शेयर इश्यू करा था कंपनी ने, ओके। तो ये अमाउंट को हम लोग जनरल रिजर्व के प्री जनरल रिजर्व से सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा प्री के बैलेंस से लेस हो जाता है अनटिल एंड अनलेस वो स्पेसिफाई करे कि पोस्ट वाले से लेस करना, ठीक है। तो ये लेस करने के बाद कितना बच गया? 1200 बच गया। अब ये प्री जनरल रिजर्व को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं ना बैलेंस शीट वाले जनरल रिजर्व से, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया वो हमारा पोस्ट जनरल रिजर्व बच गया। वर्किंग नोट नंबर 4 में हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं, हेडिंग देंगे कैपिटल प्रॉफिट। उसके अंदर 3 चीज आता है, प्री पीएल, प्री जनरल रिजर्व, जो कि हम लोगों को वर्किंग नोट नंबर 2 और 3 से देखकर लिख सकते हैं, अभी देखे हैं हम लोग। और ये इंक्रीज एंड डिक्रीज इन फिक्स एसेट जो था ये सम्स में नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग का एक काम आसान हो गया है, वरना उसके बारे में भी हम लोग जैसे प्रीवियस सम में देखे हैं वैसा करना पड़ता, ठीक है। तो ये टोटल आया 1800, उसको हम लोग मेजॉरिटी माइनॉरिटी में 60% 40% में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। सिमिलरली पोस्ट पीएल वर्किंग नोट नंबर 2 से और पोस्ट जनरल रिजर्व वर्किंग नोट नंबर 3 से हम लोग लिखकर उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। फिर लास्ट में आता है शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, जो कि यहाँ पे सार था, ठीक है। वो बैलेंस शीट में जो था ना 4800 लाख का, उसको मत लिख देना क्योंकि वो आफ्टर बोनस इशू था। तो बिफोर बोनस इशू कितना था? 3000 लाख था ना, हम लोग निकाले थे यहाँ पे 3000 लाख का, उसको ही लिखना, ठीक है। उसमें फिर ऐड करना आपकी बोनस शेयर जो इशू हुआ था उस कितने वैल्यू का हुआ था, तो बोनस शेयर यहां से ऐड हो जाता है। याद रखिएगा ये चीज को, बोनस शेयर कहां आता है? सबसे पहले तो वो जिस चीज से एडजस्ट हुआ है वहां से लेस होएगा, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के वक्त वो शेयर कैपिटल में ऐड हो जाता है, ठीक है। वैल्यू को मेजॉरिटी माइनॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूट करके माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया, और मेजॉरिटी वाले को हम लोग नेम कर दिए ABCD, जो कि हम लोग वर्किंग नोट नंबर 5 और 6 में यूज करेंगे।
तो वर्किंग नोट नंबर 5 में हम लोग कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल का चार्ट बनाते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट मींस कि हनी लिमिटेड जो 180 लाख का शेयर पे अक्वायर किया था ना सार का, वो कितने में किया था, वो हम लोग बैलेंस शीट में दिया हुआ था नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की जगह में कि 3000 लाख रुपीस का। तो लाख तो कॉमन है, तो लाख तो हम लोग लिख नहीं रहे हैं, लाख्स को हम लोग जो है हर वक्त इस तरह से ऊपर लिख दिया करेंगे जब भी रुपीस लिखेंगे हर जगह में, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 3000 लाख हो गया, उसमें से लेस करेंगे कैपिटल प्रॉफिट जो कि हम लोगों का ये वाला फिगर है 1080 नंबर ए जो था हम लोगों का। फिर फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल जो हम लोगों का ये वाला फिगर आया है D2880 वो वाला यूज करते हैं, ठीक है। ए एंड डी यूज हो गया, बी और सी हम लोगों का नेक्स्ट वर्किंग नोट में यूज होगा। और फिर डिविडेंड जो हम लोगों का आया था हनी लिमिटेड का सिर्फ मेजॉरिटी वाला पोर्शन, ओके 360, क्योंकि टोटल तो आया था हमारा 600 लाख ना, जो कि हम लोग सब ट्रैक कर दिए थे प्री पीएल से, और जो मेजॉरिटी वाला पोर्शन है उसको हम लोग यूज करते हैं कैपिटल रिजर्व वाले चार्ट में और पीएल वाले चार्ट में। तो पीएल वाला चार्ट भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये पीएल वाले चार्ट, जनरल रिजर्व एंड पीएल का चार्ट बनाया है फॉर सीबीएस। सबसे पहले लिखते हैं कि होल्डिंग कंपनी जो है ये सब में हनी लिमिटेड है, उसका बैलेंस जो दिया है बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व और पीएल का, वो हम लोग बैलेंस शीट से एज इट इज कॉपी कर देंगे। फिर वर्किंग नोट नंबर 4 में जो हम लोगों ने निकाला था पीएल और जनरल रिजर्व का बी और सी, वो लिखेंगे शेयर ऑफ पोस्ट, आप लोग पोस्ट एक्विजिशन शेयर भी लिख सकते हैं या फिर शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन पीएल एंड जनरल रिजर्व भी लिख सकते हैं। तो पीएल वाला अमाउंट पीएल में, जनरल रिजर्व वाला अमाउंट जनरल रिजर्व में, बी एंड सी आ गया। तो जनरल रिजर्व यहाँ पे खत्म हो गया, पर पीएल में और भी आइटम्स आता है ना, जो डिविडेंड हम लोग होल्डिंग कंपनी हनी लिमिटेड का निकाले थे 360, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। और फिर अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक जो हम लोग क्वेश्चन में दिया था ना कि 100 लाख रुपीस का गुड्स जो है परचेज किया था सार लिमिटेड हनी से, और हनी ने उससे प्रॉफिट अर्न किया था 25% ऑन कॉस्ट। तो अब हनी लिमिटेड वो प्रॉफिट को रियलाइज नहीं कर पाएगा, इसी के लिए वो अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो 100 लाख, तो लाख्स तो लिखे नहीं है क्योंकि वो कॉमन है, तो रुपीज में हम लोग लाख्स लिख सकते हैं ऊपर में। तो 100 लाख इंटू 25/125 किए हैं, क्योंकि ऑन कॉस्ट था, अगर ऑन सेल रहता तो नीचे में 100 आ जाता, ठीक है। तो ये करके हम लोग सब्ट्रैक्ट करके पीएल का अमाउंट भी लिया है। और अब हम लोग जो है बैलेंस शीट को बनाएंगे, वो आपका होमवर्क है, वो आप खुद से बनाइएगा। बस आपको मैं बता दूं कि बैलेंस शीट बनाने वक्त आपको क्या चीज को ध्यान में रखना है कि जो म्यूचुअल इंडेप्टनेस आया था 45 लाख रुपीस का, उसको डिडक्ट करना है आपको बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल से। और जब स्टॉक वाला वर्किंग करिएगा तो उसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट को लेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट आपका होमवर्क के लिए मैं दे रखा हूं, आप लोगों को इतना समझाया हूं, मैं बैलेंस शीट का भी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर चुका हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स बैलेंस शीट बना लेंगे खुद से। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो प्रीवियस सम्स को देखिएगा आप, नीचे लिंक में सारा डिस्क्रिप्शन दे रखा है वीडियोस का, वहां पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ हनी लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी सार लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2014, इस तरीके का हेडिंग देकर आप जो है बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। और प्रीवियस नेक्स्ट वीडियोस के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। और वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर लें अगर आपको ये समझ में आया हो, चैप्टर समझ में आ रहा है तो। आप प्लीज़ कनेक्टेड रहें हमारे चैनल से। थैंक यू स्टूडेंट्स।